प्रदेश शिवराज और मोदी सरकार पर बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सतना लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी यानी कि सुधीर सिंह तोमर ने शिवराज सरकार और मोदी जी पर जमकर आरोप लगाते हुए कहा है कि यह सरकार वादा करके आई थी मैं गरीबी दूर करूंगा, लेकिन आज उस गरीबी में ले जाकर धकेल दिया है जिसे किसी की भी उम्मीद ही नहीं थी। आज जिस तेल की कीमत 70 रुपए होती थी आज 110 से 115 तक पहुंच चुकी है, लेकिन मोदी और शिवराज जी की आंख अभी तक नहीं खुली है। मैंने तो साफ साफ यह कहना चाहता हूं कि मोदी और शिवराज जी सीधे दिन दहाड़े डकैती डालने जैसा कार्य कर रहे हैं। सतना से ब्यूरो चीफ शुभम तिवारी की रिपोर्ट। इसके दुर्भाग्य का दिन था जब के प्रधानमंत्री पद के लिए निर्णय किया देश की जनता। मोदी जी का जो दृष्टिकोण है वो आम जनता भारत की, उसके हित में कोई उनका निर्णय आज तक हुआ नहीं। गिनती के लोगों में उद्योगपति, वो भी गिनती के लोग, 2-4 परिवार उद्योगपति परिवार, उसके पक्ष में वो पूरे हिंदुस्तान को गिरवी रखना चाहते हैं। बाकी सब गरीब हो जाएं, याचक हो जाएं, हाथ जोड़कर खड़े रहें याचना करते हुए, कोई खाने पेट के लिए, कोई नौकरी के लिए, कोई स्वास्थ्य के लिए, कोई सुरक्षा के लिए। और जो उनके 2-4 उद्योगपति हैं जिसका नाम आजकल सभी जानते हैं, राहुल गांधी जी ने कहा भी कि हम दो हमारे दो, उस सारा निर्णय जो भी है उनका, सारी जो पॉलिसियां हैं सब उनके कहने से और उनके हित में है। देखिए पेट्रोल और डीजल इंटरनेशनल मार्केट में रेट देख लीजिए। क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल है वो इतना सस्ता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, और हमारे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश और केंद्र की सरकार का टैक्स जोड़ दिया जाए तो 70 रुपये तो टैक्स है। 100 रुपये में 70 रुपये टैक्स है, 30 रुपये है, और विकास के नाम में कुछ नहीं। सरसों का तेल जो आम जनता का उपयोग रोज होना, गरीब को गैस 300 रुपये प्रलोभन दे के दिया, अब 1000 रुपया। तो जनता मर रही है, परेशान है लोग, गरीब, मध्यम वर्ग, और जो बड़ा आदमी था वो भी परेशान है। गिनती के परिवार जो हैं उनके लिए बैंक, उनके लिए बीमा, उनके लिए LIC, उनके लिए रेलवे, पब्लिक सेक्टर की जो भी सब बेचे दे रहे हैं। और किसान देखिए सालों से बैठा है आंदोलन, अनशन प्रदर्शन में, और कोई सुनवाई करने वाला नहीं। कौन सुनेगा? विष्णु भगवान थोड़ी ना उतरेंगे 4 भुजाधारी, कुछ सुनने वाले नहीं हैं। तो ये देश का भविष्य तो खतरे में है। इस कोरोना काल में जो शिक्षा का स्तर गिरा है, चूँकि 10th को भी आगे कर दिया गया, 12th को भी बढ़ा दिया गया, उनके भविष्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हिंदुस्तान के नौजवान शिक्षा में ऐसा प्रतिस्पर्धा थी, ऐसा कंपटीशन था, ऐसे काबिल और योग्य लड़के निकल रहे थे इसके समय, चाहे वो आपके घर के हों, चाहे हमारे घर के हों, चाहे गरीब के घर के हों, चाहे किसान के घर के हों। लेकिन ये कोरोना का जो है गैर सोचा समझा और बिना तैयारी के इस देश की जनता को, केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उसने इस देश की जनता को मार दिया और लड़कों का भविष्य एकदम चौपट हो गया। अब लड़के घर में हैं, न उनका पढ़ने में मन लगता, न घर की वो है, मर्यादा भी ख़त्म हो गई है। दिन भर 24 घंटा लड़का माँ बाप के उसमें रहेगा तो इरिटेट होने लगता है, उसका ध्यान भटकने लगता है। और रोज़गार के नाम में तो सब खत्म है, किसान परेशान है, मजदूर के लिए काम नहीं है। शिक्षा का स्तर तो एकदम इतना कमज़ोर हो गया है और नौजवान जो है वो अपने भविष्य को इतना अंधकार में देख रहा है कि वो निराशा की ओर जा रहा है। ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं उससे बच्चों को क्या बेनिफिट मिलता होगा? क्या उनको सही दिशा निर्देश मिल पाते होंगे? कुछ नहीं। जो भाई ऑनलाइन में अकेले बैठे हो आप, टीचर बोल रहा है, क्लासेस में ये है कि भाई हमसे अगर ये सवाल नहीं बनता है तो हमारे बगल की स्टूडेंट ने हमको बता दिया
तो हम उससे तैयार हो गए, बैठ के 4 लोग बैठ के कुछ हमसे बनता कुछ उससे बनता, आपस की तैयारी कर लेते हैं। एक संस्कार मिलता है जो स्कूल में, शिक्षण संस्थान में संस्कार भी मिलता है ना। अच्छे घर के बच्चे आएंगे वो अपना संस्कार देंगे, तो जो कमज़ोर और असंस्कारित बच्चे हैं उनको संस्कार मिलता, तो उठते हैं, वो प्रयास करते हैं कि हम फलाने की तरह होना है, हमको उसके लड़के की तरह हो जाना है। वो 100 नंबर पाया, 99 नंबर, तो हमको और उससे ज़्यादा पाना है। ये सब खत्म होता जा रहा है। जो हमारी संस्कार है हमारे देश के, सभ्यता के, हमारे समाज के, वो सब समाप्त होता जा रहा है। तो जैसे सरकार को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? सरकार से मेरा निवेदन है कि इस देश की गरीब जनता के विषय में सोचे। बेरोज़गारों, शिक्षित जो बेरोज़गार लड़के नौजवान हैं, उनके भविष्य, उनके रोज़गार के विषय में सोचें और इस देश को सुरक्षा दे, चिकित्सा दे। करोड़ों आदमी मरा, लाखों नहीं, करोड़ों आदमी मरा है भारत में, जो सरकार की अव्यवस्था की वजह से मरे। दवाई की व्यवस्था नहीं हुई, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हुई, डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाए, मर गए वो। जो गांव के झोला छाप डॉक्टर ना होते तो ये देश खाली हो गया होता। तो गांव के झोला छाप डॉक्टरों को धन्यवाद है, आभार है, जिनने इस देश की गरीब जनता को बचा दिया। तो चिकित्सा में पूरा ध्यान होना चाहिए और सारा उसमें खर्च होना चाहिए, शिक्षा के प्रति और रोजगार जिले जिले में, टाउन वाइज, स्थानीय 10 गांव 20 गांव के बीच में रोजगार मुहैया कराना चाहिए। सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट नौकरी नहीं है, तो स्वयं उद्योग धंधे डलवाएं, औद्योगिक क्षेत्र घोषित करें और बैंक से फाइनेंस कराएं नौजवानों को, जिस लायक जो है, तो पढ़े लिखों को उद्योग मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा, मजदूर को काम मिल जाएगा और जो पलायन है गांव का वो रुक जाएगा। और ऐसी स्थिति में गांव में भी लोग रुकने लगेंगे, गांव में दुकानें चलने लगेंगी, गांव में चिकित्सक बैठने लगेगा, गांव में अच्छी चीज़ें स्कूल खुलने लगेंगी। तो जो एक सेंट्रलाइजेशन है कि सारी पब्लिक शहर में भग रही है, पूरे ज़िले की पब्लिक सतना में है, पूरे मध्य प्रदेश की पब्लिक भोपाल, इंदौर, जबलपुर भग रही है, पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक दिल्ली, बॉम्बे और पूना भग रही है पढ़ने के लिए, रोजगार के लिए। तो ये गांव-गांव सेक्टर वाइज शहरी जो एरिया हैं, जैसे कोटर है, जैसे बिरसिंहपुर है, जैसे जैतवाड़ा है, जैसे सिंहपुर है, मझगमा है, चित्रकूट है, रामपुर है, टाउन एरिया में डेवलपमेंट हो, 2-2, 4-4, 5-500 एकड़ ज़मीन डेवलप की जाए, औद्योगिक क्षेत्र करके, और कम रेट में बिजली पानी की व्यवस्था की जाए और स्थानीय लोगों को इलाज की जाए, वो अपना उद्योग धंधा डालें, अपना काम करें। तो वहाँ कमज़ोर लोगों को, गैर पढ़े लिखे लोगों को, मजदूरों को भी काम मिलेगा, पढ़े लिखे लड़कों को भी अपनी योग्यता का परिचय देने का अवसर मिलेगा। और सारी व्यवस्थाएं जब गांव में हो जाएंगी तो स्कूल भी खोलने लगेंगे, लोग पढ़ने भी लगेंगे, डॉक्टर भी बैठने लगेगा, अच्छी दुकानें खुल जाएंगी, सारा डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये भीड़ जो है ये कम हो जाएगी। गांव से आदमी ज़मीन बेच के लड़के पढ़ाने के लिए आता है, तो 25,000 खर्चा गांव शहर का हो गया, गांव में खेती हो नहीं रही है और महंगाई तो इस समय महंगाई सर चढ़ रही है, चरम सीमा में है कि पेट्रोल हो, जीना हराम, डीजल हो, जीना खाने की चीज़ें हों, किराया है बस का, पेट्रोल है, गैस है, बिजली है, सरसों का तेल है, सब आसमान चढ़ा हुआ है। हिंदुस्तान की जनता मर नहीं रही है, बस इतना है, बाकी उसकी क्षमता नहीं है इतनी महंगाई का सामना करने का। उसकी मजबूरी है कि वो जिंदा, बस यही है। हम लोगों की आंखें निकल रही हैं, तो बाकी गरीब लोगों की तो स्थिति और खराब है। आजकल इस बढ़ती महंगाई और आने वाली जो समय है, आने वाला समय है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं और जो ये राजनीति है उसके बारे में बात होगी, आपको बहुत ज़्यादा अनुभव है, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? हिंदुस्तान की जो व्यवस्था है पिछले 15-20 सालों से मध्य प्रदेश में और मुख्यतः केंद्र में 7-8 साल से जो मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में इस देश की